हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक नई क्लास शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स। फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट। मेरा नाम डॉक्टर सुमन जैन है, एसोसिएट प्रोफेसर। ऑक्सीजन जो हमने देखा है कि हमारे लिए बहुत उपयोगी है, बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन यही ऑक्सीजन हमारे लिए हानिकारक हो जाती है जब इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। वो कैसे हानिकारक होती है वो आज हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। और वो एक फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करती है या बनाती है। ये फ्री रेडिकल्स ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। अब हम आके देखते हैं फ्री रेडिकल की डेफिनेशन क्या है या फ्री रेडिकल को कैसे परिभाषित किया जाता है। फ्री रेडिकल्स एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूलर स्पीसीज है जिसमें एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके ऊपर कोई चार्ज है या जिस पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो भी अनपेयर्ड, इसीलिए ऐसे मॉलिक्यूलर स्पीसीज को या ऐसे अणु और उस अणु की जाति को अपन फ्री रेडिकल बोलते हैं। ये फ्री रेडिकल्स इसीलिए हार्मफुल है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट घूमने के लिए फ्री है। ये कहीं पर भी जा सकते हैं क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी होने की वजह से ये एक दूसरे को क्षति पहुंचाते रहते हैं। ये फ्री रेडिकल देखते हैं कैसे फ्री रेडिकल्स बनते हैं कि यही ऑक्सीजन जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वही मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन अगर एक इलेक्ट्रॉन भी ले लेती है तो वो लेने के बाद सुपर ऑक्साइड आयन में बदल जाती है। ये सुपर ऑक्साइड आयन हमारे लिए हानिकारक है या हार्मफुल है। ये वापस अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है या बदल जाती है। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड ये फ्री रेडिकल नहीं है, लेकिन ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है जो कि हाईली एक्टिव है, इसीलिए ये भी हमारे लिए हानिकारक है। फिर ये हाइड्रोक्साइल में कन्वर्ट हाइड्रोक्साइल रेडिकल में कन्वर्ट हो जाती है। ये सब इस तरह से जो ऑक्सीजन है, हमने कुछ एग्जाम्पल या कुछ उदाहरण देखे जिसमें कि ऑक्सीजन स्पीसीज या फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो जाते हैं या बनते हैं जो हमारे लिए हानिकारक है। तो यही नॉर्मल ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देती है तो फ्री रेडिकल में प्रोड्यूस हो जाती है। इसी तरह से अब हम आगे देखते हैं इनके सोर्सेस क्या है, इनके स्रोत क्या है, ये फ्री रेडिकल कैसे पैदा होते हैं या कैसे जनरेट होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स जो है दो तरह से पैदा होते हैं। जो सबसे प्रथम जो है फर्स्ट है दैट इज सेलुलर मेटाबॉलिज्म। सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो हमारे कोशिकाओं में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उस मेटाबॉलिज्म से भी फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन होता है या बनते हैं। दूसरा स्रोत है एनवायरमेंटल इफेक्ट। जो एनवायरनमेंट में कुछ भी परिवर्तन होता है या कुछ भी होता है उससे भी हमारे फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं। अब अपन देखते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म के कौन कौन से सोर्सेज है या स्रोत है। लीकेज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सबको पता है कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में ट्रांसफ़र होता है, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में ट्रांसफ़र होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, हो सकता है उसमें से ट्रांसफ़र होने के बीच में से इलेक्ट्रॉन छूट जाता है, वो इलेक्ट्रॉन आगे जाकर किसी भी रेडिकल को फ्री रेडिकल में बदल सकता है। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ H2O2 और सुपर ऑक्साइड बाय ऑक्सीडेज एंजाइम। ऑक्सीडेज एंजाइम ज़ैंथीन ऑक्सीडेज है, NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम से ये सारे एंजाइम्स जो है वो H2O2 दैट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रोडक्शन करती है या बनाती है। दूसरा सुपर ऑक्साइड आयन भी बनाती है। तो ये सारे एंजाइम के एक्शन से भी सुपर ऑक्साइड आयन हमारे कोशिका के मेटाबॉलिज्म में बनते हैं। उसके बाद चेन रिएक्शन ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड पर ऑक्सीजन। जो हमारी मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बनी हुई है जिसमें दो लेयर लिपिड की है और एक प्रोटीन की है। जो ये लिपिड की लेयर है उसका पर ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है और वो चेन रिएक्शन है।
तो उन चेन रिएक्शन से भी बहुत सारे फ्री रेडिकल बनते हैं जो एक से दूसरे को बनाते हैं, दूसरे से तीसरा बनता है और इस तरह से फ्री रेडिकल एक के बाद दूसरे बनते जाते हैं और इसको श्रृंखला रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद आता है परऑक्सीजोमल जनरेशन ऑफ सुपर ऑक्साइड और H2O2। तो हमारा परऑक्सीजोम जो है, परऑक्सीजोम प्रेजेंट होता है सेल में, उसमें भी सुपर ऑक्साइड आयन और H2O2 आयन्स बनते रहते हैं। H2O2 फ्री रेडिकल्स, H2O2 मॉलिक्यूल्स जो हाईली एक्टिव है वो बनते हैं और इस तरह से फ्री रेडिकल अटैक होता है। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स, हमारे बॉडी में कुछ लोकल एंजाइम्स, लोकल हार्मोन्स है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। उन प्रोस्टाग्लैंडिन का जब सिंथेसिस होता है तब भी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है और वो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस से भी फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन हो सकता है। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड फ्रॉम आर्जिनिन, जब आर्जिनिन अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड आयंस बनते हैं जो कि फ्री रेडिकल है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फेगोसाइटोसिस, जब फेगोसाइटोसिस होता है, जब भी फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर आता है और उसका जो एक्शन होता है उसको कहते हैं फेगोसाइटोसिस। इस फेगोसाइटोसिस से भी फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन या जनरेशन होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एनवायरमेंटल इफेक्ट। एनवायरमेंटल इफेक्ट में हम देखते हैं कि जब भी दवाइयाँ हम खाते हैं, ड्रग मेटाबॉलिज्म जैसे पैरासीटामोल है, इन सब से फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। उसके बाद एनवायरमेंटल इफेक्ट में जैसे आ जाता है आयोनाइजिंग रेडिएशंस, कुछ रेडिएशंस यूवी रेडिएशंस, और इन सब से भी फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है। और पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशंस, ये सारे एयर पॉल्यूटेंट्स भी फ्री रेडिकल बनाते हैं। उसके बाद फोटोलाइसिस ऑफ ऑक्सीजन बाय लाइट, जब लाइट ऑक्सीजन पर गिरती है तो ये टूट जाता है और ये सुपर ऑक्साइड आयन बनाता है। इस तरह से फ्री रेडिकल भी फोटोलाइसिस से भी बनते हैं। फोटोलाइसिस का मतलब है टूटना, फोटो मतलब सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में जब भी ऑक्सीजन टूटता है तो वो फ्री रेडिकल बनाता है। इस तरह से फिर सिगरेट स्मोक, जो भी सिगरेट का धुआं है उस सिगरेट के धुआं से भी फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा बनते हैं और उससे हमारा श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी ट्रैक की कोई भी बीमारियां हो सकती है। और फिर अल्कोहल से भी फ्री रेडिकल प्रोडक्शन है। फिर अब आ जाता है फेगोसाइटोसिस जिसकी हम बात कर रहे थे। ये फेगोसाइटोसिस जो है, इस फेगोसाइटोसिस के दौरान इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो भी होती है, इन्फ्लेमेशन कॉज करती है, वो पर्टिकुलरली कौन सी सेल्स होती है? मैक्रोफेजेस होती है। ये मैक्रोफेजेस सुपर ऑक्साइड आयन बनाती है और वो रिएक्शन जो है NADH ऑक्सीडेज एंजाइम से कैटालाइज होती है, या NADH ऑक्सीडेज एंजाइम जो है वहाँ पर उत्प्रेरक का काम करता है और इस तरह से सुपर ऑक्साइड आयन जो कि फ्री रेडिकल है वो हार्मफुल फ्री रेडिकल वहाँ प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद सुपर ऑक्साइड आयन जो भी बने वो फिर H2O2 में बदलते हैं कैटालेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और ये H2O2 दैट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये फिर आगे जाकर हाइपोक्लोरस एसिड में बदलता है। ये सब हमारे लिए हार्मफुल है या हानिकारक है। अब ये जो हमारे फ्री रेडिकल्स हैं ये हार्मफुल क्यों हैं? क्योंकि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऐसा ये क्या करते हैं? तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं ये हाईली रिएक्टिव है। तो ये जो भी फ्री रेडिकल्स है वो चुप नहीं बैठते हैं, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, एक दूसरे से रिएक्शन करते ही रहते हैं। और वेरी शॉर्ट लाइफ, इनकी जो हाफ लाइफ है, अर्ध आयु जो है वो बहुत कम होती है, क्योंकि ये बहुत कम फ्री टाइम के लिए अकेले रह पाते हैं। ये किसी न किसी से जुड़ने की कोशिश करते हैं और जुड़ जाते हैं। और दे कैन जनरेट न्यू रेडिकल्स बाय चेन रिएक्शन। और ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, ये क्यों हानिकारक है? क्योंकि ये न्यू रेडिकल एक के बाद दूसरा नया फ्री रेडिकल बनाते रहते हैं और वो चेन रिएक्शन चलती है, एक के बाद दूसरा, एक से दूसरा बनता है, दूसरे से तीसरा, और फिर तीसरा आगे जाके 2 बनाएगा, ऐसे करके ये चेन रिएक्शन चलती रहती है।
और इस और ये जो फ्री रेडिकल्स है ये हमारे सारे बायोमोलिक्यूल्स जो भी है उनको बहुत हानि पहुंचाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए, आरएनए, ये सब इन बायोमोलिक्यूल्स को हानि पहुंचाते हैं और उनको तोड़ते हैं। उसके बाद सेल्स को भी हानि पहुंचाते हैं, कोशिकाओं को भी, और टिश्यू को भी ये हानि पहुंचा रहे हैं। इसीलिए ये फ्री रेडिकल्स हमारे लिए बहुत हानिकारक है। अब देखो फ्री रेडिकल के और हानिकारक प्रभाव हम देखते हैं कि ये बहुत सारी बीमारियां जो भी हमको आगे पीछे दिखती है वो सब ज़्यादातर बीमारियां जो है उन सब के फॉर्मेशन में फ्री रेडिकल का कहीं ना कहीं रोल है। बहुत सारी रिसर्च हो रही है इन डिजीज़ के फ्री रेडिकल अटैक के बारे में, बहुत सारी डिजीज़ के बारे में फ्री रेडिकल अटैक देखा जा रहा है और सब में यही रिसर्च कह रहा है कि उन सब में ही रोल है। तो कौन कौन सी मेन डिजीज़ आ जाती है? डायबिटीज़ है, कैंसर है, गाउट है जिसको अपन गठिया बोलते हैं, अस्थमा है, यूरिक एसिड प्रोडक्शन है, फिर किडनी फेलियर है, आर्थराइटिस है, एलर्जी वाली रिएक्शंस है, एजिंग है, एक्सीलरेटेड एजिंग जिसमें फटाफट उम्र का दिखना हो जाता है, उसको अपन एजिंग प्रोसेस कहते हैं, और कोलेस्ट्रॉल जो कि अपना एथेरोस्क्लेरोसिस है, इनसोम्निया, नींद नहीं आना, ये सब फ्री रेडिकल के कारण है। अब हम देखते हैं फ्री रेडिकल के हानिकारक प्रभाव और कौन कौन से हैं और कैसे ये करता है। तो फ्री रेडिकल हमने पढ़ा कि फ्री रेडिकल बायोमोलिक्यूल्स को तोड़ता है और हानि पहुंचाता है। क्यों पहुंचाता है? फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव और ये डैमेज करने के लिए ऑलमोस्ट सारे बायोमोलिक्यूल्स को डैमेज करता है। अब अपन एक एक देखते हैं कि प्रोटीन्स को ये फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देता है। प्रोटीन्स जो भी है उसको ये फ्री रेडिकल्स या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो है वो उनको तोड़ देती है, उनको क्रॉस लिंकिंग कर देती है, एक दूसरे से लिंक कर देती है या फिर इकट्ठा कर देती है, एग्रीगेशन कर देती है, और उन सब की वजह से ये प्रोटीन की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो ही ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से फ्री रेडिकल जो है प्रोटीन की एक्टिविटी को ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लिपिड्स में हम देख चुके हैं कि फ्री रेडिकल जो है मेम्ब्रेन लिपिड को नुकसान पहुंचाते हैं और उसको कौन कौन से उस मेम्ब्रेन लिपिड्स में मोस्टली जो है पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो बहुत प्रोन है इस फ्री रेडिकल अटैक से और उसको लिपिड परऑक्सीडेशन कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करते हैं? वो मोनोसैकेराइड जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको वो ऑक्सीडेशन कर देते हैं। ऑक्सीडेशन के बाद उनमें हाइड्रोजन परऑक्साइड और ऑक्सो एल्डिहाइड्स बनते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स जब भी प्रोटीन से जुड़ जाते हैं तो प्रोटीन पर अटैक और बढ़ जाता है, फ्री रेडिकल अटैक और बढ़ जाता है। उसके बाद फ्री रेडिकल जो है डीएनए स्ट्रैंड को भी तोड़ देते हैं, इसके भी फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं, नाइट्रोजन बेसिस को और अलग अलग कर देते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर को भी तोड़ देते हैं। इस तरह से ये म्यूटेशन कॉज करते हैं। तो म्यूटेशन और साइटोटॉक्सिसिटी, सेल को टॉक्सिसिटी पहुंचाते हैं। अब हम देखते हैं फ्री रेडिकल और बीमारियां। फ्री रेडिकल से कौन कौन सी बीमारियां हो रही है? फ्री रेडिकल हैव बीन इम्प्लीकेटेड इन द कॉजेशन एंड प्रोग्रेशन ऑफ सेवरल डिजीज। फ्री रेडिकल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है प्रोग्रेस ऑफ बहुत सारी बीमारियों के प्रोग्रेस में। अब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में क्या हो जाता है? जब एलडीएल जो है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जब ऑक्सीडाइज हो जाता है तो फ्री रेडिकल से प्रोड्यूस होते हैं या फ्री रेडिकल बनते हैं और जो एथेरोस्क्लेरोसिस को कॉज करते हैं, जो आगे जाके हार्ट अटैक का कारण बनता है। कैंसर, जब फ्री रेडिकल डैमेज डीएनए का जब डैमेज कॉज हो जाता है या डीएनए को हानि पहुंचाते हैं तो उससे म्यूटाजेनिसिटी होती है और या म्यूटेशंस होते हैं और सेल की टॉक्सिसिटी हो जाती है और इसीलिए फ्री रेडिकल का इम्पोर्टेंट रोल है कार्सिनोजेनेसिस या कैंसर कॉज करने में या कैंसर सेल्स बनाने में।
फिर कुछ इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जैसे कि रूमेटाइड आर्थराइटिस है, क्रोनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इन सब में फ्री रेडिकल अटैक से ही इन डिजीज़ का कॉजेशन माना गया है। अब अपन देखते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जो कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ की वजह से ही होता है और इसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा कॉज होता है और ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बच्चों में पाया जाता है। अब डायबिटीज़ ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ आइलेट्स ऑफ पेनक्रियाज, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो पेनक्रियाज में प्रेजेंट है उनको क्षति करते हैं कौन? फ्री रेडिकल, और इन फ्री रेडिकल अटैक की वजह से वो आइलेट्स की सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है या क्षति हो जाती है और उससे फिर डायबिटीज़ होता है। इसी तरह से कैटरेक्ट जिसको अपन बोलते हैं मोतियाबिंद, ये कैटरेक्ट भी ऐसे ही बनता है कि लेंस के आसपास की जो भी लेंस है उसके आसपास की जो कोशिकाएं और टिश्यू है वो फ्री रेडिकल अटैक से टूट जाता है और वो लेंस के आगे आ जाता है और उसी से कैटरेक्ट बनता है। फिर मेल इनफर्टिलिटी है, एजिंग प्रोसेस जैसे किसी अब स्किन में बहुत प्रोमिनेंट दिखता है, बहुत जल्दी दिख जाता है एजिंग प्रोसेस कि जब बचपन में तो स्किन अपनी कितनी सॉफ्ट और वैसी होती है, धीरे धीरे जैसे जैसे एजिंग प्रोसेस होता है वैसे वैसे स्किन पे झुर्रियाँ आ जाती है, छाइयाँ पड़ जाती है, दाग धब्बे आ जाते हैं। ये सब फ्री रेडिकल के अटैक से ही हो रहा है। इसके अलावा जो अंदर के ऑर्गन्स है, लीवर में सिरोसिस हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, ये सब धीरे धीरे प्रोग्रेशन, एथेरोस्क्लेरोसिस धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है। एजिंग जैसे जैसे एज बढ़ती है ये सारी बीमारियां धीरे धीरे प्रोग्रेस करती करती अल्टीमेटली हो जाती है। स्क्लेरोसिस है, लीवर सिरोसिस है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, टॉक्सिमा ऑफ प्रेगनेंसी है, इन सब बीमारियों में भी फ्री रेडिकल का रोल बताया गया है। अब हम देखते हैं, हम बार बार एक शब्द यूज़ कर रहे हैं लिपिड परऑक्सीडेशन। अब ये क्या है लिपिड परऑक्सीडेशन? तो ये जब सेल की जो मेम्ब्रेन है ये मेम्ब्रेन लिपिड की बनी हुई है। अब इस मेम्ब्रेन का जो लिपिड है उसका परऑक्सीडेशन हो जाता है या उस लिपिड को लिपिड परऑक्साइड में बदल दिया जाता है। वो फ्री रेडिकल अटैक से ही होता है और उसको अपन कहते हैं लिपिड परऑक्सीडेशन, जब लिपिड जो है वो परऑक्साइड बना देता है। अब ये लिपिड परऑक्सीडेशन जो है वो 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। सबसे फर्स्ट वाली स्टेज जो है उसको अपन कहते हैं इनिशिएशन फेज या प्रारंभिक फेज। इस प्रारंभिक फेज में क्या हो जाता है कि जो भी लिपिड है, LH मतलब है लिपिड, जो पुफ्फा से आया है और उसका जब हाइड्रोक्साइल, ये फ्री रेडिकल है, इसके साथ अगर रिएक्शन करता है तो लिपिड फ्री रेडिकल बनता है, L फ्री रेडिकल। जब ये लिपिड फ्री रेडिकल जो है वो, और फिर आगे जाकर ये लिपिड फ्री रेडिकल्स और इसी तरह से ये लिपिड फ्री रेडिकल वापस ऑक्सीडेशन करता है तो उससे परऑक्सी रेडिकल बनते हैं। अब ये लिपिड फ्री रेडिकल और परऑक्सी रेडिकल एक दूसरे को आगे जाके और अटैक करते रहते हैं दूसरे लिपिड मॉलिक्यूल से, और इस तरह से एक से अनंत लिपिड पर रेडिकल बनते हैं जो आगे एक दूसरे को और अटैक करते जाते हैं। और ये जब तक चलता रहेगा जब तक ये पूरा मेम्ब्रेन का लिपिड ख़त्म नहीं हो जाए। और इसी प्रोसेस को जिसमें एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे लिपिड फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं। ऐसे प्रोसेस का जो फेज़ है उसको कहते हैं प्रोपगेशन फेज़ या प्रसारण फेज़। उसमें लिपिड हाइड्रोपरऑक्साइड्स भी बनते हैं, एल्कोक्सी मॉलिक्यूल्स, एल्कोक्सी फ्री रेडिकल, परऑक्साइल रेडिकल, ये सब बनते हैं और इस तरह से बहुत सारे फ्री रेडिकल में बदल जाते हैं। तो एक लिपिड फ्री रेडिकल बन गया, एक परऑक्सी फ्री रेडिकल बन गया, एक एल्कोक्सी रेडिकल बन गया, एक परऑक्साइल फ्री रेडिकल बन गया। इस तरह से इतने फ्री रेडिकल बनते हैं और एक दूसरे से अटैक करते रहते हैं। और जब ये अंत स्टेप, इसकी जो तीसरी स्टेप है जिसको अपन बोलते हैं टर्मिनेशन फेज या अंत, वो अंत तभी आता है जब ये फ्री रेडिकल्स
आपस में जो दो फ्री रेडिकल्स है जिसको अपन परऑक्साइल रेडिकल बोल रहे हैं, ये परऑक्साइल रेडिकल जब आपस में दो परऑक्साइल रेडिकल मिलते हैं तो उससे फिर स्टॉप हो जाता है। अदरवाइज ये चलता ही रहता है जब तक कि चेन रिएक्शन, जब तक कि सारा पुफ्फा पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऑक्सीडाइज नहीं हो जाता। अब ये लिपिड परऑक्सीडेशन हमारे बॉडी में होता है, इसका हम पता कैसे लगाते हैं? तो उस टेस्ट का नाम है मार्कर, है ना। एमडीए क्या है? मेलन डाइएल्डिहाइड। तो जो भी फ्री रेडिकल अटैक होता है उससे एमडीए का प्रोडक्शन होता है और इस एमडीए को फिर हम एस्टिमेट कर लेते हैं या पता लगा लेते हैं कितना एमडीए बना। जितना ज़्यादा बनता है उतना ही लिपिड परऑक्सीडेशन ज़्यादा हो रहा है, या अपन ये कह रहे हैं कि डैमेज, परऑक्सीडाइल डैमेज ज़्यादा हो रहा है। अब एमडीए का एस्टिमेशन अपन करते हैं थायोबार्बिटूरिक एसिड रिएक्टिव सब्सटेंसेस TBARS, जो रेड कलर का सब्सटेंस है। इस रेड कलर के सब्सटेंस को अपन नाप लेते हैं और फिर उससे पता लगा लेते हैं कि कितना लिपिड परऑक्सीडेशन हुआ। ये लिपिड परऑक्सीडेशन जो है हाईली डिस्ट्रक्टिव होता है, ये हमारी मेम्ब्रेन्स, सेल्स और टिश्यू सबको ही डैमेज पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाता है। अब हम आते हैं, हमने अब तक पढ़ लिया कि फ्री रेडिकल अटैक से बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन भगवान ने हमको ऐसे ही नहीं रखा। उस फ्री रेडिकल के अटैक से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स पैदा करे हैं। वो एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो क्या है? जो इस ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स वो पदार्थ है जो इस ऑक्सीडेशन को रोक दे या तो उसको स्टॉप कर दे, ऐसे पदार्थ को अपन बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट्स किसका शिकार करते हैं? फ्री रेडिकल का शिकार करते हैं। तो जहाँ भी फ्री रेडिकल दिखते हैं उनको फट से ये पकड़ लेते हैं और ऐसे पदार्थ को अपन बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेशन का हम वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन देखते हैं तो इनको बहुत सारा से क्लासीफाई किया है। अब लिपिड परऑक्सीडेशन के बेसिस पे हमने इसको दो में क्लासीफाई किया है, प्रिवेंटिव एंटीऑक्सीडेंट और चेन ब्रेकिंग एंटीऑक्सीडेंट। चेन ब्रेकिंग एंटीऑक्सीडेंट कौन से हैं? चेन ब्रेकिंग एंटीऑक्सीडेंट्स वो है जो लिपिड परऑक्सीडेशन की प्रोपगेशन फेज थी ना, दूसरी वाली प्रसारण वाली, वहाँ पर चेन को तोड़ देते हैं। वो कौन कौन से एंजाइम्स है? वो एंजाइम तो है सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, और दूसरा चेन ब्रेकिंग एंटीऑक्सीडेंट इम्पॉर्टेंट जो हम डाइट में खाते हैं वो है विटामिन ई, और तीसरा है यूरिक एसिड। ये तीनों चेन ब्रेकिंग एंटीऑक्सीडेंट है। उसके अलावा प्रिवेंटिव एंटीऑक्सीडेंट जिनको खाने से लिपिड परऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, वो एंजाइम्स है कैटालेज और दूसरा है ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज। ये दोनों एंजाइम्स हमारे सेल्स में प्रेजेंट होती है। अब हम एंटीऑक्सीडेंट को दूसरी लोकेशन के हिसाब से कहाँ पर प्रेजेंट है उस हिसाब से हमने इसको 3 में क्लासिफाई किया है या विभाजित किया है। प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं उनको हमने प्लाज्मा एंटीऑक्सीडेंट बोला है। सेल मेम्ब्रेन में जो प्रेजेंट होते हैं उनको सेल मेम्ब्रेन एंटीऑक्सीडेंट बोला है। जो सेल के अंदर होते हैं उनको हमने इंट्रासेलुलर एंटीऑक्सीडेंट बोला है। तो सेल के अंदर जो है वो एंजाइम्स है एसओडी, जिसको अपन बोलते हैं सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, जो सुपर ऑक्साइड आयन पर एक्शन करते हैं। दूसरा एंजाइम है कैटालेज जो हाइड्रोजन परऑक्साइड पे एक्शन करता है। तीसरा है ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज, ये भी हाइड्रोजन परऑक्साइड पे एक्शन करता है। फिर सेल मेम्ब्रेन एंटीऑक्सीडेंट जो है सिर्फ एक अकेला है जिसको अपन ने वहाँ पर लिपिड परऑक्सीडेशन में चेन ब्रेकिंग एंटीऑक्सीडेंट में देखा था, वो है अल्फा टोकोफेरोल जो है विटामिन ई। उसके बाद प्लाज्मा में जो एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट है वो है विटामिन सी है जो टोकोफेरोल के साथ काम करता है, बीटा कैरोटीन है, बिलिरुबिन है, यूरिक एसिड है, सेलुलोप्लाज्मिन है, ट्रांसफेरिन है। ये सारे प्लाज्मा में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट को जिनको नेचर और एक्शन के हिसाब से हमने 2 में विभाजित किया है। जब एंजाइमेटिक एक्शन जो काम करता है, जो कैटालिसिस का काम करता है, जो उत्प्रेरक का काम करता है, उसको अपन ने एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट बोला है। और जो एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट नहीं है उनको हमने नॉन एंजाइमेटिक
एंटीऑक्सीडेंट बोला है। अब एंजाइमेटिक कौन से हैं? जो एंजाइम हमारे बॉडी में प्रेजेंट है जो फ्री रेडिकल को खाते हैं, वो कौन कौन से हैं? कैटालेज है जो हाइड्रोजन परऑक्साइड को खाता है, ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज है जो हाइड्रोजन परऑक्साइड को खाता है, फिर एसओडी सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज है जो सुपर ऑक्साइड आयन को खाता है, ग्लूटाथायोन रिडक्टेज है जो ग्लूटाथायोन ऑक्सीडाइज को रिड्यूस में कन्वर्ट करता है। इसके बाद आते हैं नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट। ये नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट जो है इनको हमने वापस आगे दो में विभाजित किया है, न्यूट्रिएंट एंटीऑक्सीडेंट और मेटाबॉलिक। न्यूट्रिएंट एंटीऑक्सीडेंट वो है जिनको हम डाइट में खाते हैं, जैसे विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, अल्फा टोकोफेरोल जो विटामिन ई है, विटामिन सी है, फिर सेलेनियम जो सी फिशेस और सी एनिमल्स और इसमें मिलते हैं। उसके बाद मेटाबॉलिक एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे सेल में ही प्रोड्यूस होते हैं मेटाबॉलिज्म से, जैसे हैं वो ग्लूटाथायोन, सेरुलोप्लाज्मिन, एल्ब्यूमिन, बिलिरुबिन, ट्रांसफेरिन, फेरिटीन, यूरिक एसिड, ये सब नॉन एंजाइमेटिक है जो हमारे सेल में प्रेजेंट है। अब हम एक एक एंजाइम एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम सिस्टम को देखते हैं। सबसे फर्स्ट है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। हम शुरू से कई बार सुपर ऑक्साइड आयन का नाम ले चुके हैं। ये सुपर ऑक्साइड आयन जो है, ये सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज नाम का जो एंजाइम है वो इस आयन को ख़त्म करता है और किस में कन्वर्ट कर देता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड में। तो ये यहाँ गलत लिखा है मैंने, ये सुपर ऑक्साइड है, ठीक है। सुपर ऑक्साइड आयन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कन्वर्ट होके H2O2 में कन्वर्ट हो जाता है या बदल जाता है। तो सुपर ऑक्साइड आयन को H2O2 में और ऑक्सीजन में बदल देता है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, सबसे पहले हमको ये डिफेंस करता है। जैसे ही ऑक्सीजन आई वो सुपर ऑक्साइड आयन में बदली तो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज उस पर एक्शन करता है और हमारी सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। फिर उसके बाद दूसरा एंजाइम है कैटालेज जो इस हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर में बदल देता है। अब आता है ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज जो H2O2 को जल में बदल देता है। फिर ग्लूटाथायोन रिड्यूस को ग्लूटाथायोन ऑक्सीडाइज में कन्वर्ट करने का काम ग्लूटाथायोन रिडक्टेज का है। ये ग्लूटाथायोन रिडक्टेज जो है ये NADP को वापस NADPH में रखता है। ये NADPH इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अपना हाइड्रोजन फिर इस रिड्यूस ग्लूटाथायोन को देगा और इस ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन को देगा और ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन फिर रिड्यूस में बदलेगा। इस तरह से ये सेल मेम्ब्रेन, RBC मेम्ब्रेन में जब हमने HMP शंट पढ़ा तब पढ़ा था, HMP शंट से ये NADPH बनता है और ये NADPH इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, ये RBC मेम्ब्रेन को टूटने से रोकता है क्योंकि RBC मेम्ब्रेन में ये रेगुलर H2O2 बनते रहते हैं। इन H2O2 को H2O में बदलता है ये रिड्यूस ग्लूटाथायोन, इसीलिए रिड्यूस ग्लूटाथायोन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमको चाहिए। लेकिन ये रिड्यूस ग्लूटाथायोन हमको मिलेगा कहाँ से? ये तो ऑक्सीडाइज हो गया जैसे ही इसने H2O2 को बदला, इस ऑक्सीडाइज को वापस इसमें बदलने का काम इस NADPH का है। तो ये हाइड्रोजन फिर ये ले लेता है और रिड्यूस ग्लूटाथायोन में बदलता है और फिर ये रिड्यूस ग्लूटाथायोन जो भी H2O2 आ रही है RBC सेल में उसको ख़त्म करती है और इस तरह से RBC मेम्ब्रेन को टूटने से बचाता है। उसके बाद नेक्स्ट है टोकोफेरोल जिसको अपन अल्फा टोकोफेरोल, सबसे इम्पॉर्टेंट टोकोफेरोल है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ये विटामिन ई है जो कि सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है, इसीलिए मेम्ब्रेन और चेन ब्रेकिंग एंटीऑक्सीडेंट है और ये हमारी मेम्ब्रेन को बचाता है। अब एस्कॉर्बिक एसिड और बीटा कैरोटीन। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो नॉर्मल मेटाबॉलिक रिएक्शन में काम आता है। यही ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो वाटर सॉल्यूबल है, ठीक है। उसके बाद ये विटामिन सी फ्री रेडिकल को शिकार करता है और लिपिड परऑक्सीडेशन को रोक देता है और अल्फा टोकोफेरोल वापस नया बनाता रहता है। जो अल्फा टोकोफेरोल रिड्यूस में कन्वर्ट हो जाता है उसको वापस ऑक्सीडाइज करता रहता है, ये विटामिन सी का काम है। इट इज़ बीटा कैरोटीन। आप देखो बीटा कैरोटीन जो विटामिन ए है
वो लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल ऑक्सीजन की कमी होगी, लो प्रेशर होगा तो भी ये काम करता है। ये विटामिन सी और विटामिन ई के साथ काम करता है। फिर कुछ ऐसे हैं लाइकोपिन जो टमाटर में प्रेजेंट है ना, वो कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में प्रेजेंट है, ये भी एक बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट के काम करता है। उसके बाद ल्यूटीन और ज़ैंथीन है, ये वेजिटेबल और फ्रूट्स को येलो और ग्रीन कलर देते हैं। तो जो भी कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है उन सब में एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट है, और ये सब एंटीऑक्सीडेंट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हमको डाइट में ये विटामिन्स लेने हैं, और हरी सब्जियां या कलरफुल रंगीन सब्जियों को और फ्रूट को हमको खाना है, ताकि हमारे बॉडी में जो भी फ्री रेडिकल बन रहे हैं उससे हम बच सकें। इसीलिए देखा है आजकल ये सारे स्किन को अच्छे रखने के लिए आजकल बहुत सारे फ्रूट्स के मसाज होने लगे। तो वो क्यों होने लगे? तो जब भी रिसर्च ये एंटीऑक्सीडेंट की आई, तो ये एंटीऑक्सीडेंट जो एजिंग प्रोसेस को ख़त्म करते हैं, जो एजिंग हो रहा है ना फ्री रेडिकल से, उस एजिंग को ख़त्म करने का काम किसका है? एंटीऑक्सीडेंट्स का। तो ये फ्रूट्स और इन सब से जो रंगीन फ्रूट्स है, विटामिन सी है, साइट्रस फ्रूट्स, इन सब से आजकल क्या हो रहा है? इन सब से अभी मसाज हो रहे हैं। तो इससे स्किन और एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट से, एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी से स्किन सुंदर बनती है। तो उसी के लिए ये सब है। और हमारा इंडियन किचन तो फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है। तो जो भी स्पाइसेस हम डालते हैं, वो जो भी स्पाइसेस है वो सब कलरफुल है, और वो सब एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। अब हम देखते हैं न्यूट्रिएंट एंटीऑक्सीडेंट और कौन कौन सी डाइट से हमको मिलते हैं। विटामिन ई जो है अनप्रोसेस्ड वेजिटेबल ऑयल से मिलता है, होल ग्रेन से मिलता है, लीफी वेजिटेबल से मिलता है, फली वाली सब्जियों से मिलता है। विटामिन सी जो है वो खट्टे फ्रूट्स से मिलता है, पत्ता गोभी है, मेलन्स है सारे। उसके बाद कैरोटीन जो है कैरेट गाजर में मिलता है, ग्रीन फ्रूट्स और वेजिटेबल में मिलता है, पालक में मिलता है, टर्निप चुकंदर में मिलता है, एप्रिकोट आड़ू में मिलता है। फिर लाइकोपिन जो है वो टमाटो में मिलता है, पपैया, पिंक गुआवा अमरूद जो है पिंक कलर वाला, वाटरमेलन जो तरबूज है। फिर सेलेनियम जो है वो सी फूड से मिलता है, मीट से मिलता है, ऑर्गन मीट से मिलता है, होल ग्रेन पूरा अनाज से मिलता है। कटेचिन्स जो ग्रीन टी, आजकल ग्रीन टी का इसीलिए उपयोग बढ़ने लगा कि वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, उसमें कटेचिन नाम का पदार्थ प्रेजेंट होता है जो एंटीऑक्सीडेंट है। उसके बाद कुकुरमोइड्स जो टर्मरिक है, हल्दी में कुकुरमिनॉइड्स नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। थैंक यू वेरी मच। फ्री रेडिकल और एंटीऑक्सीडेंट, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।